चलिए, तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं 12th इंग्लिश की जो बेसिक क्लास है उसमें आज हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा है कि कोई भी अंग्रेजी में आप कुछ भी पढ़ ले, चाहे आप ग्रामर पढ़ ले, चाहे आप किताब पढ़ ले, चाहे आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, तो अंग्रेजी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? सेंटेंस होती है। और सेंटेंस को लिखने में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ सकती है, वर्ब की जरूरत पड़ सकती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ सकती है और कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो उसमें से सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, इस चीज़ की चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था, है ना। कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था। आज हमारा चर्चा का विषय है, जो आज हमारे डिस्कशन का विषय है, पहले वो ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्म। तो आज हम ये देखेंगे कि बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज पे आज हमारा चर्चा होगा और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब जरा ऑब्जेक्ट की चर्चा की ही जाए तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा ये बताओ। ऑब्जेक्ट का घर कहाँ है? सेंटेंस में। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सेंटेंस लिखना है। तो चलिए पहले अलग अलग प्रकार के कुछ सेंटेंस लिखते हैं और तब देखेंगे कि उस सेंटेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस ही। चलिए शुरू किया जाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा और मैंने लिखा कि रावण किडनैप्ड सीता। रावण किडनैप्ड सीता। मान लो कि एक और सेंटेंस मैंने लिखा कि आई टीच यू। और भी सेंटेंस ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा कि टॉम किल्ड अ टाइगर। टॉम किल्ड अ टाइगर। और कुछ सेंटेंस ले लो। मान लो कि मैंने कहा कि यू आर अ बॉय। और सेंटेंस ले लो, यू आर अ टीचर। एक और सेंटेंस ले लो, यू आर, या यू की जगह पे कोई और सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं, यू की जगह पे कुछ और यूज कर लेते हैं। हमने लिखा कि ही इज अ गर्ल। अब जरा ध्यान से देखो, अलग अलग टाइप के ये सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, आ रहा समझ में ना। अब तुम जरा ध्यान से देखो, अभी तक जो तुम पढ़े हो उसी के आधार पर जरा मुझे बताना, उसी के आधार पर बताना। यहाँ पर रावण किडनैप्ड सीता जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? रावण। पता है सबको? तो सब लोग बोलेंगे कि बेटा यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या है? रावण। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ये कार्य को कर रहा है, ये कार्य को कर रहा है। आ रहा समझ में ना, कि वाक्य में जो कार्य को करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। दूसरा देखो, आई टीच यू। यदि इस सेंटेंस में मैं पूछूं कि सब्जेक्ट क्या है तो क्या बताओगे? आई। अब ये बताओ कि यहां पर आई सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? कार्य को कर रहा है। नहीं आ रहा समझ में क्या? उसी तरह से देखो, टॉम किल्ड अ टाइगर। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? बोलो, टॉम है। और टॉम सब्जेक्ट क्यों है? बोलो, क्योंकि टॉम भी क्या कर रहा है? कार्य को कर रहा है। देखो, ये चीज नहीं पहचान में आएगा तो फिर तुम अंग्रेजी ग्रामर नहीं पढ़ सकते। ये अंग्रेजी ग्रामर की सबसे छोटी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन यदि ये समझ में नहीं आई तो तुमको बड़ी चीज कभी समझ में नहीं आएगी। अब तुम यहां बताओ, यू आर अ बॉय जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू क्यों सब्जेक्ट है? ये कार्य कर रहा है, इसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है। बहुत बढ़िया। ये यू जो है, इसके बारे में चर्चा हो रहा है कि देखो भाई, ये यू जो है ना वो क्या है? बॉय है, लड़का है। ये चीज समझना है। यू आर टीचर। अब बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू ही है, क्योंकि यहाँ पर भी यू के बारे में क्या हो रहा है? चर्चा हो रही है। तब ये जो है वो अपना हो गया सब्जेक्ट। उसी तरह देखो, ही इज अ गर्ल। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है? ही है। और यहाँ पर जो है वो ही सब्जेक्ट है। और ही क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि इसके बारे में क्या हो रही है? चर्चा हो रही है। अब तुम जरा ध्यान से देखो कि यहां पर भी ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये वाक्य में कुछ काम को
कर रहे हैं, और ये सारे सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इनकी क्या हो रही है। अच्छा देखो, तो सब्जेक्ट को कर रहे हैं। अब यहां बताओ, ये किडनैप्ड जो है इस वाक्य में क्या है, वर्ब है। ये वर्ब जो, अब देखो वर्ब के 3 गुण मैंने तुमको बताया था, याद है ना, कि वर्ब कार्य करता है, उसकी अवस्था बताई जाती है, उसका अधिकार बताया जाता है। अब ये बताओ कि ये वर्ब यहां पर क्या बता रहा है, कार्य को या अवस्था को? कार्य को बता रहा है ना। वो देखो गधे, तुमने खुद बोला कि रावण इसलिए सब्जेक्ट क्योंकि काम कर रहा है, तो रावण क्या काम कर रहा है, किडनैप करने का काम कर रहा है। उसी तरह यहां पर आई क्या काम कर रहा है, बोलो, पढ़ाने का काम कर रहा है, टीच करने का। उसी तरह से देखो टॉम किस चीज का काम करना है, मारने का काम कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। समझ में आ रहा है। उसी तरह यहां पे देखो यू जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन अब बताओ यहां पर आर, यहां पे पहले सुन, तुम बताओ अपने से, यहां पे वर्ब क्या है, आर है। तो आर वर्ब है, तो ये आर यहां पे क्या कर रहा है, अवस्था बता रहा है ना। यहां पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, तो तुमने कहा कि सर ये जो आर है ये अपना बता रहा है अवस्था। उसी तरह ये आर भी यहां पर क्या बता रहा है, और यहां पर ये इज क्या बता रहा है, अवस्था। नहीं आ समझ में? तो तुमने इस दोनों सेंटेंस में विश्लेषण करके, एनालिसिस करके देखा कि एक जगह सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और जब सब्जेक्ट काम कर रहा है, जरा ध्यान सुनना मेरी बात को, कि जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तब जो वर्ब उस वाक्य में आ रहा है वो वर्ब क्या बता रहा है, बताइए, एक्शन को, कार्य को। और जैसे ही सब्जेक्ट की चर्चा हो रही है तब उस वाक्य में जो वर्ब आ रहा है वो किस चीज को बता रहा है, स्टेट को, अवस्था को। नहीं समझ में आ रहा है? अब तीसरा चीज को समझो जो हमारा टॉपिक है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से। मैंने कहा बेटा कि रावण किडनैप्ड, रावण ने किडनैप किया किसको? तो बताओ कि रावण के किडनैप करने से सीता प्रभावित हुई कि नहीं हुई? हुई ना। मतलब सब्जेक्ट के कार्य से जो प्रभावित होता है उसको क्या कहते हैं? इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या हो गया सर? इस वाक्य में तो अपनी ऑब्जेक्ट क्या हो गई? सीता हो गई। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अब बताओ तुम पढ़ाने से प्रभावित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? हो रहे हो। तो यहाँ पे प्रभावित होने वाला कौन है सर? यहाँ पे तो प्रभावित होने वाला यू है, तो यू क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ना समझ में? टॉम किल्ड ए टाइगर, टॉम ने किसको मारा? टाइगर को मारा। तब ये जो टाइगर है ये टॉम के मारने से प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? तो टॉम, यहाँ टाइगर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल सा परिभाषा क्या सीखा तुमने कि सब्जेक्ट के कार्य से जो प्रभावित होता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब यदि इस वाक्य की बात करें तो यहाँ पर जो है वो सीता अपनी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यू जो है वो अपना ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो टाइगर है ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। नया समझ में? अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ो और इस वाले सेंटेंस में आओ और जरा दिमाग लगाओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं और जरा ध्यान से सोच समझ के उत्तर देना है। यू आर अ बॉय, यहां पर बॉय क्या है? अब बताओ बॉय क्या है? सर तो पता नहीं, कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर देखो ऑब्जेक्ट वो है जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित हो। यहां पर काम हो रहा था किडनैप करने का, यहां पर काम हो रहा था टीच करने का, यहां पर काम हो रहा था किल करने का। यहां पे कोई काम हो रहा है क्या? यू आर अ बॉय, इसमें क्या काम है? यू आर अ टीचर, इसमें क्या काम है? ही इज अ गर्ल, इसमें क्या काम है? भाई कोई काम नहीं सर, इसमें तो अवस्था बताई जा रही है। तो सर इसमें जो बॉय है क्या कहेंगे? अब जरा बात को ध्यान समझना। इसमें जो ये बॉय तुम्हारा है, इसी बॉय को हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में एक नया नाम देने वाले हैं और इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यहां पर जो टीचर है वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। यहां पर जो गर्ल है वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तुमको समझ में आया कुछ बात? ये समझो कि जब सब्जेक्ट कार्य करेगा तो क्रिया के बाद जो शब्द आएगा वो क्या रहेगा? और जब सब्जेक्ट की अवस्था बताई जाएगी तो क्रिया के बाद जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट। ना समझ में? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों पहचान गए हो? तो चलो पहले चेक कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ही पहचाने हो कि नहीं। चलो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल दिया ऐसे। मैंने कहा कि राम बार बार लिख रहे हैं, कोई और नाम ले लेते हैं। मान लो कि मैंने कहा कि सोहन, चलो ठीक है सोहन ही ले लिए। लड़का बोला सोहन तो सोहन ले लिए। सोहन
सोहन रन्स फास्टली। सोहन रन्स फास्टली। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सेंटेंस है कि नहीं है? है सर, सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ड है, इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका अर्थ है, तो सेंटेंस है। अब तुमसे पूछो, बताओ सोहन रन्स फास्टली में सब्जेक्ट क्या है? सोहन सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि ये सर कार्य को कर रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताओ रन्स क्या है? वर्ब है। और रन्स जो है वो वर्ब है, वो किस चीज को बता रहा है? कार्य को या अवस्था को? एक्शन को बता रहा है ना, कार्य को बता रहा है, तो ये सर अपना वर्ब है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ फास्टली क्या है? फंसा दिए ना तुम लोग को, क्योंकि मैंने कहा कि सब्जेक्ट के कार्य से जो प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। सोहन रन्स दौड़ता है फास्टली, तेज, इसमें कहां कोई प्रभावित हो रहा है? कोई प्रभावित हो रहा है? सोहन तेज दौड़ता है, इसमें कोई प्रभावित हो रहा है? प्रभावित होना मतलब समझते हो ना? प्रभावित होना मतलब नहीं समझते? सोहन रन्स फास्टली, सोहन तेज दौड़ता है, इसमें कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। देखो, प्रभावित होना मतलब, मैं मान लो कि मैंने कहा कि राम बीट्स गीता। राम गीता को क्या करता है? पीटता है। अब गीता प्रभावित होगी, आ रहा समझ में? तो राम सब्जेक्ट है, बीट्स वर्ब है, और गीता क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पे तो कोई प्रभावित ही नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? इसको हम लोग कहेंगे एक्चुअली ये एक प्रकार का एडवर्ब है। कैसे है वो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब तुमको यही, तुमने पता है क्या समझ लिया? अभी जो यहाँ पे पीछे वाले मैंने एग्जाम्पल करवाया, इसमें तुमने पता है क्या सोच लिया? अरे बकलोलवा, ऑब्जेक्ट तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो कोई भी वाक्य लिखा जाए और उसके लास्ट में जो शब्द होगा ना उसको ऑब्जेक्ट कह देंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा, तुमने समझा था। यह समझने का ही नतीजा है कि तुमने यहां पर फास्टली को ऑब्जेक्ट बोल दिया। अब चलो एक और बात पूछते हैं, फिर से जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि यू आर अ पुअर, यू आर अ पुअर, यहां पर मैंने दे दिया यू आर अ पुअर। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, और सब्जेक्ट यू है, तो क्या ये कार्य कर रहा है, किसकी चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है। यहां पर क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? आर है। तो जो ये आर है यहां पर क्या, इसकी अवस्था बतलाई जा रही है या कार्य को दर्शा रहा है? अवस्था। अब बताओ पुअर क्या है? पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट कैसे होगा? फिर फंस गया। कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखो, यू आर अ पुअर है ना, तुम एक गरीब हो, है ना, उसकी अवस्था बताई जा रही है, उसकी अवस्था के बारे में जो चर्चा करेगा वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो देख लो, मैंने बताया था, ध्यान से सुनो, मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट के कार्य से कोई प्रभावित होगा तो बनेगा ऑब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट के कार्य से कोई प्रभावित नहीं होगा और वो शब्द क्रिया के बाद आएगी तो वो बन जाएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, दोनों बात समझ में आई है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो अब नोट बना लिया जाए। चलिए नोट बना लेते हैं, नोट बना लेते हैं। चलिए ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में सुधार कर लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे चूंकि ही इज अ गर्ल हो गया था, लेकिन गर्ल के साथ सी लगाएंगे, तो इसे सुधार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आगे हमारा टॉपिक जो है वो ये समझना है कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को बनाने में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट, और कभी कभी कॉम्प्लीमेंट को भी देखने की मिलती है मौका, कि कभी कभी हम कॉम्प्लीमेंट भी देखते हैं। तो वाक्य को बनाने में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, चारों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन यह प्रश्न समझना बड़ा ही जरूरी है कि सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी वाक्य के लिए क्या है। चलो एगो इसको छोटा सा लॉजिक से लेते हैं। सोचो कि एक मां है और इस मां के 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। इस मां के 3 लड़के हैं। अब हुआ क्या कि जो पहला लड़का था बड़ा ही पढ़ने लिखने में तेज था, है ना, जो इसका पहला लड़का था, फर्स्ट सन था, और खूब पढ़ाई की इसने,
IIT का एग्ज़ाम निकाला और अमेरिका चला गया। वहाँ से इसने बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की और वहीं किसी बड़े गूगल वगैरह कंपनी में काम करने लगा। और काम करते करते वहीं पे इसको एक अमेरिकी मैम मिल गई, है ना, और उस अमेरिकी मैम से ही वहीं पे शादी कर लिया और अब अमेरिका में ही क्या हो गया है, सेटल्ड हो गया है और ये USA का ही नागरिक हो गया है, USA में ही सेटल्ड हो गया। भाई अब गांव नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी माँ से कम प्यार करता, बड़ा प्यार करता है माँ से। उसको फ़ोन करता है, बातें करता है, उसको पैसा भेजता है डॉलर में, है ना। और जो इसकी बीवी है जो अमेरिकी है, उसको तो हिंदी नहीं बोलने आता, लेकिन वो भी फिर भी फ़ोन से जब वीडियो कॉलिंग से बतियाती है तो बोलती है हाय सासू माँ। नहीं समझ में आ रहा है, वो अंग्रेजी में बोलती है ऐसे, अपने बड़ा प्यार है। जो इसका दूसरा बेटा है, ये इसको मन था बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं और अपने गांव में एक अस्पताल खोलूं। लेकिन जब ये पढ़ाई करने गया, डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया, पहले इसने तैयारी की, नीट निकाला, है ना, और फिर इसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो देखा कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा फी लग रहा है, तो इसलिए विदेश में चला गया। मान लेते हैं कि जो इसका सेकंड लड़का है ये UK चला गया, इंग्लैंड चला गया और वहाँ पे इसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की। कॉलेज में इसको एक गोरी मैम मिल गई और क्या किया कि ये भी गोरी मैम से शादी करके UK में क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। सपना तो ये देखा था कि गाँव में अस्पताल खोलेंगे और गांव की सेवा करेंगे, लेकिन ये वहीं पे सेटल्ड हो गया। ये भी माँ से प्यार करता है, फोन वगैरह करता है। जो तीसरा लड़का था ये पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, लेकिन गधा भी नहीं था, तुम लोग जैसा था, ठीक ठाक था। समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक ठाक था। तो इसने गांव से ही पढ़ाई की, अपने यही महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। समझ में आ रहा है ना, और ग्रेजुएशन करके गांव में इसका 20 बीघा खेत था, तो ये बोला कि छोड़ो भाई मैं एग्रीकल्चर पढ़ लेता हूँ, और ये खूब 20-25 बीघे में खेती करता है। फिर से एक बड़ी सी डायरी फार्म खोल रखा है, गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग लगा रखे हैं। अच्छा, इसका भी अच्छा काम चलता है और ये अपने माँ के पास रहता है। और तीसरा लड़का जो है वो कहाँ पे है, विलेज में है, गाँव में है। आ रहा है समझ में ना। अब इस बार जो कोरोना आया था ना, कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में क्या हुआ ना कि माँ जो थी, इस माँ को कोविड हो गया, कोरोना बहुत जबरदस्त हो गया। अब ये जो अमेरिका और इंग्लैंड में लड़के थे, ये बार बार माँ से कहते रहते हैं, ठीक है ना, माँ से, माँ अपना ख्याल रखना। और जो इसका तीसरा भाई है, थर्ड ब्रदर, जो गांव पर रहता है, इसको बोलते हैं माँ को क्वारंटीन कर देना, तुम उसके पास मत जाना, मास्क लगा के रखना, हाथ में सैनिटाइजर लगा देना, ग्लव्स लगा के रखना, माँ को दूरे रखना, ऐसे दूर से थाली से खाना दे देना, नहीं तो तुमको भी कोरोना हो जाएगा। लेकिन तीसरे बच्चे का दिल माना नहीं, इसने जमकर माँ की सेवा की, उसका ख्याल रखा, नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, समय पर दवा दी, सब कुछ किया। इस संदर्भ में इस तीसरे लड़के को भी कोविड हो गया था, लेकिन इसने उसकी परवाह न की और अपनी माँ की जान बचा ली और खुद भी स्वस्थ हो गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये तीनों लड़के इस माँ के लिए बेटा है? बोलो भाई है। लेकिन इस बेटे में से माँ के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बेटा कौन है? तीसरा बेटा। आपको 1 सेकंड भी लगा उत्तर देने में कि सर तीसरा नहीं होगा? तीसरा ही होगा ना, बिल्कुल सही, तीसरा ही इस माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बेटा है। अब इसको जोड़िए लॉजिक से। अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई का नाम है वाक्य, और उस वाक्य को बनाने में सब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, वर्ब की भी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की भी पड़ती है और कॉम्प्लीमेंट की भी पड़ती है। बात समझ में आ रहा है? हमको यही ढूंढना है कि जैसे इस तीनों बेटा में से माँ के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बेटा था, उसी तरह वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आ रहा है समझ में? इसीलिए मैंने ये लॉजिक दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अलग अलग वाक्य लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने एक वाक्य यहां पे लिखा कि आई टीच यू, बड़ा ही छोटा सा वाक्य इसको ले रहे हैं, आई टीच यू। अब इस आई टीच यू में आई जो है वो अपना क्या है? सब्जेक्ट है। टीच जो है वो क्या है? और यू जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस को तुम देखो, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, और इस कंप्लीट सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और मतलब क्या कि ये वैसी स्थिति है जब वाक्य के पास तीनों है, मतलब माँ के तीनों बेटे बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा कि आई टीच, आई टीच। अब इस वाले वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट है और क्या है? वर्ब भी है। लेकिन इस वाक्य में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब एक बड़का लड़का छोड़ के अमेरिका भाग गया,
नहीं समझ में आ रहा है? फिर भी सेंटेंस लिखा गया है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई वाक्य बिना ऑब्जेक्ट का भी लिखा जा सकता है। नहीं आ रहा क्या समझ में? कोई वाक्य बिना ऑब्जेक्ट का भी लिखा जा सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, एक और नया सेंटेंस लिखा। मैंने कहा कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इस वाले में ओपन जो है वो वर्ब है और द डोर जो है वो अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वाले वाक्य में अपना क्या नहीं है बताओ, सब्जेक्ट नहीं है। मतलब एक और लड़का छोड़ के भाग गया इंग्लैंड, फिर भी सेंटेंस लिखा गया है कि नहीं? तुम ध्यान से सुनो, मैं समझाना क्या चाहता हूं कि किसी वाक्य को लिखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों जरूरी है। बहुत बढ़िया, यदि तीनों मिल जाए अच्छा है। कहीं खाना खाने गए, भोज में दाल चावल सब्जी भुजिया पापड़ सलाद मिक्सचर सब मिल गया, पनीर मिल गया, बहुत मजा है। और अभी तुम आरा में रह के खुदे बना रहे हो, डीबीसी बना रहे हो, दाल भात चोखा। नहीं समझ में आ रहा है? तो एहू पे काम खिंचा रहा है। तो यदि सेंटेंस को लिखने में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों मिल गया तो बहुत बढ़िया। आ रहा समझ में? तीनों नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है। और एक बार ऐसा हुआ कि सब्जेक्ट भाग जाएगा तब वो सेंटेंस को क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। अब मेरी बात को अगला सुनो, मैंने यहां पर क्या लिखा, गो। गो एक वर्ड है लेकिन एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी है। और इस वाले में आपके पास क्या क्या नहीं है बताइए, ऑब्जेक्ट नहीं है, और क्या नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, और तो सिर्फ और सिर्फ इस वाक्य में क्या है, वर्ब। तो अब सब्जेक्ट वो भाग गई और ऑब्जेक्ट वो भाग गई, तो बचल का वर्ब। मतलब क्या निष्कर्ष निकाले तुम बताइए? सेंटेंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बिना वर्ब का सेंटेंस को लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? नहीं लिखा जा सकता। मतलब वो तीनों माँ के जो बेटे थे उसमें से ये छोटका बेटा है। नहीं समझ में आ रहा है? सब भाग गया लेकिन ई टिका रहा। मतलब यदि आपको वाक्य लिखना है तो आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों है, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट भाग गया फिर भी सेंटेंस लिख सकते हो, और ऑब्जेक्ट भाग गया फिर भी सेंटेंस लिख सकते हो। दोनों भाग जाएगा फिर भी सेंटेंस लिखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी सहायता से, वर्ब की सहायता से। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इस टॉपिक का हमने नाम ही दे दिया क्या, इस टॉपिक का नाम रहा कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तुलना। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तुलना जो है यहां पर हमने देख लिया है कि उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? तब यहीं से देखिए, अभी मैं 2-3 दिन से बस आपको क्या कर रहा था, बेस आपका बना रहा था। अब यहीं से हम लोग आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, वर्ब। ये नहीं कि मैंने सीधा वर्ब लिखा और पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वर्ब क्यों पढ़ना है मैंने ये बताया। तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, वर्ब। तो भाई अंग्रेजी का ही सबसे बड़ा भाग क्या है, वाक्य, और उस वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, वर्ब। तो वर्ब को तो पढ़ना जरूरी ही है। तो आगे की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वर्ब और उस पर चर्चा करना शुरू करेंगे। फिलहाल आप इसका नोट्स बना लीजिए। चलिए।